नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। 24 से ज्यादा दल, 24 घंटे से ज्यादा की मेल मुलाकात। क्या 2024 में टीम विपक्ष को सत्ता की सौगात दे पाएगा? क्योंकि आज सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी है, जहां खाने के मेन्यू के साथ साथ सियासी तड़का भी लगेगा। और इसके बाद कल डील की बारी होगी, जहां विपक्ष की सियासी खिचड़ी तैयार होगी। लेकिन यह तैयारी एक तरफा नहीं है। पिछले एक हफ्ते के दौरान टीम एनडीए में कई नए सदस्यों की ग्रैंड एंट्री हो चुकी है। अखिलेश यादव को झटका देकर ओम प्रकाश राजभर पाला बदल चुके हैं। इससे पहले नीतीश कुमार को झटका देकर जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। चिराग पासवान की भी अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। खबर यह है कि 26 दलों के साथ यूनाइटेड वी स्टैंड का नारा देने वाला विपक्ष के जवाब में एनडीए ने 38 दलों के साथ एक नई ताकत दिखाने का प्रयास करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 महीने बाद जनता का साथ किसे मिलने वाला है, यानी आपका व्यूअर साथ किसे मिलने वाला है। आज इसी बड़े सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, आया मौसम गठबंधन का। तो स्वागत है आपका आर पार में। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। 24 की चुनावी चाल पर कुनबा बढ़ाने का सवाल है और तैयारी दोनों तरफ जोरदार है। पहले टीम विपक्ष का हाल देख लीजिए। दिल मिले या नहीं ये बाद में तय होगा, लेकिन बेंगलुरु में 26 दल जुट चुके हैं। 24 के चुनावी चूल्हे पे जो ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन से ज्यादा कुछ नहीं साबित होगी। जो ये एक लाइक माइंडेड पार्टीज का एक कुनबा बना है, आज ये देखकर भाजपा को नींद नहीं आ रही है। भाजपा डरी हुई है। प्रधानमंत्री और बीजेपी भोकलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल आया। जब दिल्ली डूबी हुई है, जब दिल्ली के लोग बाढ़ के पानी से निकलने के लिए परेशान हैं, तो आप चले गए बेंगलुरु। कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा। If zero adds to zero, it is nothing. नाना करते करते अरविंद केजरीवाल भी बैठक में पहुंचे। दावा हुआ कि कांग्रेस अध्यादेश पर केजरीवाल के साथ, इसलिए कांग्रेस का यह बयान सुनना भी जरूरी है। हम संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। कौन भले यहां किसी और की सरकार होती, मान लो भाजपा की सरकार होती और केंद्र में किसी और की सरकार होती, तब भी हम इस बात का विरोध करते कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते ही करने पड़ते हैं। और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से बनाई थी। उधर एक हफ्ते के भीतर ही एनडीए के खेमे में 6 नए दल जुड़ गए और संख्या 30 पर पहुंच गई। और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं रह गई है। लेकिन 30 इधर और 26 उधर के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जनता किधर है। आज इसी सवाल पर देश की सबसे बड़ी बहस, आया मौसम गठबंधन का। तो एक फिल्म आई थी आया सावन घूम के, या फिर एक गाना था आया सावन घूम के, लेकिन अब है आया मौसम गठबंधन का। लेकिन गठबंधन की कमजोर कड़ी का विश्लेषण करना बड़ा आवश्यक है। आइए देख लेते हैं आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण। ममता बनर्जी, विपक्षी दलों की बड़ी घटक दल, पंचायत चुनाव में जीत, लेकिन ग्राम पंचायत में बीजेपी की सीट दोगुनी हुई है। और कांग्रेस ने भी उतने ही इल्जाम लगाए हैं जितने भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। कांग्रेस की बंगाल इकाई ने अखिलेश यादव, ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने साथ छोड़ा है। यह एक बड़ा झटका है। शरद राव पवार पार्टी के 2 टुकड़े हो गए हैं। सियासी हैसियत में भारी गिरावट आई है। नीतीश कुमार, जेडीयू में संभावित टूट की चर्चा जोरों पर है और बीजेपी से ज्यादा आरजेडी पर शक है नीतीश कुमार को कि आरजेडी उनकी पार्टी को तोड़ रही है।
बढ़ता हूं मैं आगे, जो सूत्र कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह साफ हो चुकी कांग्रेस। जिसने कांग्रेस को साफ किया उसी आम आदमी पार्टी को अध्यादेश पे समर्थन दे रही है पार्टी। यानी ये अपने आप में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि कांग्रेस की लोकल इकाइयां, पंजाब में पिछली बार कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें मिली थी, और इस बार क्या झटका लगेगा कांग्रेस पार्टी को, या फिर पंजाब में बीजेपी और अकाली दल एक तरफ होंगे और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने साफ किया पंजाब और दिल्ली में, उसका समर्थन करके क्या कांग्रेस ने ऐतिहासिक गलती दोहराई है जो उसने मुलायम सिंह यादव का साथ देखकर और लालू यादव का साथ देख के किया था, और उसके बाद वो कभी वापस लौट के उन राज्यों में नहीं आई। हालांकि दिल्ली में भी ऐसा हुआ, केजरीवाल की सरकार बनाई इन्होंने, लेकिन वापस फिर दिल्ली में कभी लौट के वापस नहीं आए। बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता के साथ विपक्ष का गठबंधन हो पाएगा, यह मूल सवाल है। और मेरे साथ बात करने के लिए आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं। मेरे साथ टीम एनडीए में गौरव भाटिया है, मेरे साथ अरुण राजभर हैं जो कि बीएसपी के हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जो टीम यूपी है उससे आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया जुड़ रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, उनका अभिनंदन है। तो आलोक जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक गाना आया था, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार लेकिन इकरार तुम्ही से कर बैठे। आप नाना करते रहे, लेकिन फिर जिस पार्टी ने आपको दिल्ली और पंजाब में हराया उसके साथ आपको आना ही पड़ा। देखिए, मैं समझता हूं कि मीडिया जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है कि आना ही पड़ा और ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। एक जो बिल है, जो संसद और जो बिल लोकतंत्र, भारतीय परंपरा, फेडरल स्ट्रक्चर सबके लिए घातक है, हमने उसका विरोध करना जायज समझा और हमने जायज समझते हुए उसका विरोध किया। अगर आम आदमी पार्टी की जगह पर जेडीयू की सरकार होती, सपा की सरकार होती, तो भी कांग्रेस पार्टी का वही स्टैंड होता, और अगर बीजेपी की सरकार होती तब भी हमारा वही स्टैंड होता कि ये बिल जो है ये कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। और उसके ऊपर हमारी सीनियर लीडरशिप ने खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरा चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है। लेकिन जिस तरह से आज ये कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी का साथ दे दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं पर कोई चीज आज भी आम आदमी पार्टी से डिफरेंसेस थे हमारे किसी बिंदु को लेकर, वो आज भी हैं, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अगर राजीव गांधी जी के लिए भारत रत्न वापस लेने की बात है तो कांग्रेस पार्टी कभी सहमत नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि ये आज पूरी तरह से स्ट्रेंथ है ये गठबंधन की, कि डिफरेंसेस होने के बावजूद पूरी तरह से विपक्ष एक हो रहा है। ये एनडीए की विफलता को जता रहा है। लेकिन इस समय की जो बड़ी खबर है, गिले शिकवे भुलाकर, इस समय की बड़ी खबर है जो कल एनडीए की बैठक है उसमें 38 दल शामिल होने जा रहे हैं, और जेपी नड्डा ने कहा कि ये जो विपक्षी कुनबा है ये भानुमति का कुनबा है। लेकिन बड़ा धमाका क्या बीजेपी कल करने वाली है वो देखने वाली बात होगी। गौरव भाटिया, मैं आपसे लाख पूछूं लेकिन आप जवाब नहीं देंगे। कल ऐसा आप क्या करने वाले हैं जो सुगबुगाहट इतनी तेज हो गई है? 38 दलों के आप साथ हैं, लेकिन आप करें तो वो सही है, लेकिन दूसरा व्यक्ति करे तो उसका कैरेक्टर ढीला कैसे हो जाता है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अलायंस बनाए तो सब सही है, दूसरा बनाए तो वो ठगबंधन है। जेपी नड्डा ने तो कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करने पड़ते हैं, जो आप और कांग्रेस के बीच में एक करार हुआ है एक ऑर्डिनेंस को लेकर। गौरव भाटिया। अमीर जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात कहूंगा, भारत की जनता मन बना चुकी है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, और 303 का आंकड़ा भी अकेले जो भाजपा का था उसको पार करना है। एनडीए और सशक्त हो रहा है। आपने कहा कैरेक्टर ढीला कैरेक्टर तो उसका होगा अमीर जी जिसका पहले कैरेक्टर हो, तभी तो ढीला होगा। यहां तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, क्योंकि आप ही की डिबेट में मैंने देखा था कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के प्रवक्ता, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई प्रवक्ता है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भिगो के बेइज्जत कर रहे थे
कह रहे थे अरे आगे बढ़ो, आना है आओ, नहीं आना ना आओ, पतली गली से निकल जाओ, क्यों बैठे हो यहाँ पे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। इतनी बेइज्जती करी है। तो आम आदमी पार्टी ने भी आज बदला कायदे से लिया। उन्होंने झुकने के लिए कहा, कांग्रेस पार्टी रेंगने लगी। और इतिहास बताएगा आपको, केचुआ जो है ना रेंगता है लेकिन वो खड़ा हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती है। उसकी वजह बताता हूं। देखिए, पश्चिम बंगाल में हमने देखा 50 नागरिकों की जान चली गई अमीश जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मारे गए। वो परिवारजन क्या देख नहीं रहे? सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी गुलदस्ता देके कह रहे आओ ममता आओ, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा, गला काटा, हिंसा करी, चोट लगी तो क्या हुआ? हमें तो मोदी जी से नफरत है, हमें तो मोदी जी को हराना है, यही इनका उद्देश्य है। और मैं बड़ी बात कहता हूं, अभी जी आप ये बताइए, बिहार की बैठक के बाद भी इसी तरह से चिकन चिल्ली शुरू हुई, हम बड़े मजबूत हैं, हरा देंगे। क्या हुआ? ध्यान दीजिए, अजीत पवार जी जो वहां पे उपस्थित थे, प्रफुल्ल पटेल जी, उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो हंसी आ रही थी, ये लोग कर क्या रहे थे, सर्कस लग रहा था, वो हमारे साथ आ गए। ओम प्रकाश राजभर आप देखिए सपा के साथ थे चुनाव में, विधानसभा के, वो हमारे साथ आ गए। चिराग पासवान जी एक सेकंड कल की बैठक में आप देखिए। गौरव मेरा काउंटर सवाल है, उसका 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। आपने पहली लाइन बोली जनता हमारे साथ है, जनता आपके साथ है तो आपको 38 दल के जोड़ने पड़ रहे हैं, सवाल तो उठेगा ना, जनता साथ है तो। इसलिए मैं बताता हूं, इसलिए जोड़ने पड़ रहे हैं अमीश जी। ये हमेशा याद रखिएगा कि अकेले 282 सीटें आई 2014 में और अकेले 303 सीटें आई, भाजपा की मैं बात कर रहा हूं 2019 में। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ऐसा है, हर दल आकर्षित होता है जी। अरे मौका लगे तो राहुल गांधी छोड़ के कांग्रेस पार्टी ना आ जाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात अलग है, उनको लिया ना जाए क्योंकि वो तो अमित जी मैं उत्तर देना ठीक है। आलोक शर्मा का जवाब, आलोक शर्मा का जवाब बनता है, किसी के मन में है जी आलोक शर्मा करने का मौका मिल जाए, मुझे लगता है जी गौरव भाटिया, आलोक शर्मा का जवाब जरूरी है। आलोक शर्मा 40 सेकंड। मैं निम्न शब्दावली का उपयोग करने का इच्छुक नहीं रहता हूं, ना ही हितकारी हूं मैं उसका, लेकिन कैरेक्टर की बात आई है तो स्वाभाविक है कि 2014 से पहले के अगर भाषण सुन लिए जाएं और मोदी जी के, तो पता चल जाएगा किसका क्या कैरेक्टर है। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इससे ज्यादा कोई शब्द नहीं कहूंगा। 2014 में 48 दल थे, 48 दलों में से सब छोड़ के भाग गए, और भागने का मुख्य कारण सबसे ज्यादा ये रहा कि मोदी जी ने पूरी तरह से उनकी पीठ में छुरा घोंपा। राजभर जी को लिया, राजभर जी पिछले साल क्या कह रहे थे बीजेपी के लिए, याद करना चाहिए बीजेपी को। और गौरव भाटिया जी ही कई स्टूडियो में बैठ के चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग एंड चक्की पिसिंग कहते थे, और आज वो अजीत पवार जी हो गए। वो कल देश के प्रधानमंत्री से भी सुन रहा है, मिलने के लिए आ रहे हैं, उनको प्लानिंग भी दे दिया है और खजाने की चाबी भी दे दी है। तो बीजेपी की मजबूरी पूरा देश समझ सकता है कि बीजेपी इस समय कितने घुटनों के बल जाकर ओपी राजभर जैसा व्यक्ति जो कहता था कि अगर भगवान भी आ जाए तो मैं इनके साथ गठबंधन नहीं करूंगा, उसके साथ भी पूरी तरह से गठबंधन कर रहे हैं। खैर वो तो योगी जी इनको बताएंगे कि ओपी राजभर जी से गठबंधन करना फायदे का सौदा रहा है, राजभर जी के छोटे बेटे बैठे हुए हैं। हमें तो सूत्रों से पता चल रहा है योगी जी पूरी तरह से खिलाफ हैं। एक मिनट, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। ये कहना चाहूंगा कि इनको ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल तमाम जो हैं वहां की हिंसाएं दिख रही हैं, लेकिन मणिपुर पर मां नहीं बोलते हैं। वहां के माताएं बहनें विधवा हो गई, उनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री को एक शब्द की संवेदना नहीं आती है। पूरा नॉर्थ ईस्ट साफ हो जाएगा। और जो कल धमाका होने वाला है, गौरव भाटिया जी साफ हो जाएगा। गौरव भाटिया के माध्यम से अमीश जी मैं बता देता हूँ अमीश जी धमाका बता रहा हूँ कल का। हाँ, कल का धमाका बताइए, आप बताएंगे। कल का धमाका ये है कि ईडी और सीबीआई अपने अपने काम पर लगे हुए हैं। हो सकता है एक आध पार्टी रातों रात और टूट जाए। ये तो ईडी के डायरेक्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने आप खबर दे रहे रातों रात एक और पार्टी टूट जाए। 2-4 पार्टियां, कौन सी पार्टी है? आलोक जी मैं निवेदन करूंगा, बता दीजिए, हमारे रिपोर्टर्स को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कौन सी पार्टी है जो टूट सकती है आपके खेमे से और इनके खेमे में जा सकती है? देखिए मैं समझता हूं तो ईडी और सीबीआई बेहतर बता सकती।
ठीक है, या गौरव भाटिया जी बता सकते हैं, क्योंकि आजकल लग रहा है गौरव भाटिया जी को रिपोर्ट कर रही है एडीसी भी। अच्छा, गौरव भाटिया तो भाई पेशे से वकील है, लेकिन आज गौरव भाई थोड़ी वकालत की आपको काम आएगी। एक बात बताइए, आप ऐसा आपके अध्यक्ष ने, जेपी नड्डा ने क्यों बोला गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करने पड़ते हैं? गलत क्या है? देखिए, गलत तो ये है, सबसे पहले अभी जी आप याद करिए बाला साहब ठाकरे जी की सोच, मैं अपनी दुकान जो है बंद कर दूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। जो पुरानी शिवसेना थी एकजुट वाली, वो हमारे साथ प्री पोल अलायंस पार्टनर थी, 161 सीटें हमें मिली। और पलटूराम उद्धव ठाकरे ने क्या किया हम सब ने देखा। बिहार में याद करिए, नीतीश कुमार जी छोटा दल, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़ा, फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। पलटूराम पलट गए। तो हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर आप ऐसे समझौते करोगे तो फिर आगे चल के जनता आपको जवाब देगी, और देगी भी जी। मैं तो ये सोच रहा था, आज रात का आपको एक धमाका बताता हूं। आज बताया जा रहा है कि रात में जो रात्रि भोज है ना, उसमें कबाब है एक, खाने वाले हैं अनेक, नहीं बाकी सबके गले में हड्डी आने वाली है। अच्छा, मतलब आप उनके मेन्यू पे भी नजर रख रहे हैं गौरव भाटिया? मतलब आप उनके मेन्यू पे भी नजर रख रहे हैं? मेन्यू में तो बीजेपी कितनी चिंतित है, बीजेपी देखिए मेन्यू पे भी उनके नजर रख रहे हैं। मतलब क्या है, हमारी जानकारी के मुताबिक कई तरीके के वहां पर कई तरीके के व्यंजन बनाए गए हैं। जो यूपीए की बैठक हो रही है, उसमें एक डिनर का एक अच्छा खासा मेन्यू है। कल एनडीए की बैठक का भी मेन्यू हम खोल देंगे। लेकिन आज सोनिया गांधी एक डिनर दे रही हैं जिसमें कई दल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल वहां मौजूद हैं, वहां नीतीश बाबू मौजूद हैं, शरद पवार अभी तक पहुंचे नहीं है। उस पर एक बड़ा सस्पेंस लगातार बना हुआ है, क्या शरद राव पवार पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है वो आएंगे, शरद राव पवार आएंगे। लेकिन मैं राजभर साहब के पास जाता हूं। राजभर साहब, अरुण राजभर, आप टीम एनडीए का हिस्सा हैं। आज ऐसा क्या हो गया एक साल के अंदर कि आपको आना पड़ गया? आपने तो बोला भगवान भी उतर आए तो अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन कौन से भगवान उतर आए जिन्होंने कहा कि चलो पुत्र चलो? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य विपक्षी पार्टियां हैं, ये क्या करते हैं कि ये आधा चीज बताते हैं, पूरा बात नहीं बताते हैं कि इसमें भगवान किस बात के लिए आएंगे और किस लिए नहीं आएंगे। देश की जनता और प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, हर लोकसभा में 5,000 8,000 वोट पाई है, और वो बात कर रही है कि हम माननीय मोदी जी को हटा देंगे। अभी वो भी जितने विपक्षी दल इकट्ठा हो रहे हैं, ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और ये सिर्फ एक एजेंडा बना रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को हटाना। इनका कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी प्रकार की कोई काम नहीं है, और ये सिर्फ भ्रष्टाचार से बचने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए, क्योंकि जो गलत नहीं होता है वो इस डर को बार बार उजागर नहीं करता है, और जो डरता है वो बार बार इस बात को बताता है कि मुझे ईडी परेशान कर रही, सीबीआई, वो तो एजेंसियां वो कार्रवाई करती हैं, तो ये डर जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य जितने भी सपा बसपा इधर उत्तर प्रदेश में है, इनके पास आप कह रहे हैं कि आप विकास के लिए साथ गए हैं, आप डेवलपमेंट के लिए साथ गए हैं, आपको तो ईडी का कोई डर नहीं है? जैसे बार बार कहा जाता है कि ईडी का प्रेशर था, आप पे भी ईडी का प्रेशर था? कुछ था तो नहीं? नहीं, हमें किसी प्रकार का डर नहीं है। हमारा काम है कि जो गरीब कमजोर हैं, उपेक्षित हैं, जो पिछड़े दलित हैं, उनको कैसे सशक्त किया जाए। देश में जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अखिलेश यादव जी के साथ क्यों नहीं हो पा रहा था? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी के साथ वो काम क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का ये सबसे बड़ा अहंकार है कि कोई भी अति पिछड़े वर्ग का नेता लीडर ना पैदा हो, उसको कमजोर करने के लिए हमेशा से ये योजना बनाते हैं कि हम सिर्फ लीडर रहें, बाकी कोई छोटे वर्ग का नेता लीडर ना बन पाए। जब लीडर ही नहीं बनाएंगे तो आपको वोट कौन देगा? हमने तो कहा था अति पिछड़ों को टिकट दीजिए, ये समाज आपको वोट देगा, लेकिन अति पिछड़ों को टिकट नहीं दिया। आपके अध्यक्ष को कहते हैं वो काम करने के लिए नहीं निकलते। आपके अध्यक्ष तो पता नहीं क्या क्या उन पे आरोप लगाते हैं, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव पे आरोप लगाते हैं वो काम करने के लिए नहीं निकलते, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो काम तो कर ही रहे हैं। ओके, देखिए, वो ट्विटर पर काम करते हैं, वो सच है कि वो डेटा खाली कागज पर काम करते हैं, ट्विटर पर काम करते हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जनता के बीच में काम करती है। आज भी हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जनता के बीच में 3 जिले दौरा कर रहे हैं। तो अनुराग गुजरिया बीच में रहे, और जनता भी भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता आप पिछले हफ्ते कह रहे थे आने वाला हफ्ता आने दीजिए, देखिए क्या होगा।
आने वाला हफ्ता आ गया, दारा सिंह चौहान बीजेपी में आ गया, राजभर साहब की पार्टी बीजेपी में आ गई। पता नहीं किस घड़ी आपने ये बोला। देखिए, आप कह रहे थे कौन सा हाँ मैंने बोला था ना, मैं कह तो रहा हूं कि आप कह रहे थे कौन सा भगवान आ गया। इनको सत्ता की चाय पीने की आदत है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी में थे, मंत्री थे, फिर इनको लगा हम जीत नहीं पाएंगे, समाजवादी में ही पार्टी में जाके हम जीत सकते हैं, वो कह रहे जीतने के लिए आए थे। वो कह रहे आप मेहनत नहीं करते। आप सुन लीजिए, मैं पूरी बात कह लूं, फिर अरे आप बोलने ही नहीं दोगे, आप मुझे बोलूं तो आप, मैं पूरी बात तो कर लूं, जितना बोलने दिया उतना बोलने दीजिए। तो सत्ता में रहने की आदत है इनकी। जनता के लिए बात नहीं करते, ये पिछड़ों की बात नहीं कर सकते, वंचित की बात नहीं कर सकते, दलित की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इनको करना नहीं है। क्योंकि ये बताइए, इतने दिन से समाजवादी पार्टी में से कौन सा प्रदर्शन आज तक इन्होंने किया है? कितनी बार इन्होंने सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाई है? बोलने की, रोड पे तो क्या जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे उंगली उठाते हैं। उनको पता नहीं 31 दिनों में, ये लास्ट 31 दिन उठा के देख लीजिए, 18 दिनों में गए हैं। 44 डिग्री टेम्परेचर हो, 42 डिग्री हो, बारिश होती रही, ऐसा कोई जिला। अरुण राजभर का जवाब जरूरी है, फिर मैं प्रियंका जी आपकी बात उत्तर प्रदेश मलाई कैसे मिल जाए, उसको खाने लगे। महारैली महिलाओं को जगाने का प्रयास किया। 8000 कहाँ, एक फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दीजिए ना। लेकिन क्या है, आप आकर टीवी को बकर बकर बक देते हैं। सत्ता की मलाई कहानी है और कुछ नहीं करना है। उत्तर की जनता आदिवासियों को सत्ता की मलाई के अलावा कुछ है? विपक्ष की बात, आप पिछड़ों की बात करते नहीं, आप दलित की बात करते नहीं, दलित की बात करते नहीं। चाय सत्ता की चाय, एक एक करके राजभर जी को बोलने दीजिए ना। अनुराग, ये अनफेयर है। अनुराग एक सेकंड, अनुराग अनफेयर है। राजभर जी को बोलने दीजिए, कमाल की बात करते हैं अमीर जी। आप न्याय करोगे तो यहाँ बैठा के आप मुझे बोलने नहीं देते, अनुराग चिल्लाते हो तो गलत बात है ना। क्या मुझे बुलाते हो? नहीं, हमें बुलाते हो। हमारा दल तो बड़ा है ना, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हो। अनुराग चिल्लाते हो तो गलत बात है अमीर जी आपकी। आप अन्याय कर रहे हो बैठा के यहाँ पे। नहीं, मैं क्यों आना? अरे आप मुझे बोलने नहीं देते। चलिए, आज बड़ा दल छोटा दल हो गया। एक सेकंड, देखिए, आज बड़ा दल छोटा दल हो गया। वो छोटा दल है, हम बड़े दल हैं। आज बड़ा दल और छोटा दल हो गया। एक सेकंड, आपने बोला हम बड़े दल है, वो छोटे दल है, यही कहा ना आपने? क्यों नहीं देते? कमाल की बात है। आपने 1.5 मिनट बोला, आपने 1.5 मिनट बोला। अनुराग, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। जब मैं बोलना शुरू करता हूं आप एक सेकंड अनुराग, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, आप अपनी बात को रखिए। वो छोटा दल है, आप बड़े दल है, ये आपने कहा, क्यों कहा? देखिए, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को देखो कि ये जिनकी आप बात कर रहे हो, जब तक समाजवादी पार्टी में थे, ये समाजवादी पार्टी में रह के भी, समाजवादी के गठबंधन में रह के भी कभी सत्ता के खिलाफ बोल नहीं पाए, क्योंकि तब भी ये घूम घूम के सत्ता की चाय पी रहे थे, क्योंकि उनको सत्ता के साथ रहना है। मेरे सवाल का पता था समाजवादी सत्ता में आने वाली, इसलिए समाजवादी के साथ आए थे जीतने के लिए। बाद में समाजवादी सत्ता में नहीं आई तो इनको पता है जनता से तो कोई लेना देना नहीं, जनता के बीच में रहते नहीं। जनता के बीच में रहते तो उन्हें वैसाखी जरूरत पड़ती जीतने के लिए। कभी हमारे पास जीतने के लिए आते हैं, कभी बीजेपी के पास जाते हैं, कभी बीजेपी को घर आते हैं, कभी आप समाजवादी को घर आ रहे हैं। तो इनकी तो आदत है, ये बैगन की तरह लुढ़कते रहते हैं इधर से उधर सत्ता के साथ। जो लोग सत्ता के साथ जीते हैं वो जनता के साथ नहीं रहते हैं, और जनता की आवाज उठाने वाले लोग नहीं है। ये सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं। अनुराग, यू मेड योर पॉइंट, 45 सेकंड्स डन। पूछे जाति जनगणना के साथ, आपने उनको थाली का बैंगन कहा, आपने उनको सत्ता का लालची कहा, छोटा दल कहा। जवाब राजभर साहब, अब आपका जवाब, देन प्रियंका जी। देखिए, ये इनकी देखिए यही अहंकार है कि जब कोई समाज अति पिछड़े वर्ग का नेता उभरता है तो उसको छोटा समझते हैं, और यही छोटा समझ करके इन्होंने अपने साथ हमको जोड़ा था कि हम बड़े हो जाएं। अरे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर सहारा नहीं बने होते तो 47 से 111 नहीं पहुंच पाते। यह बात भूल मत जाइए। आपने गठबंधन किया था, पूर्वांचल में आपने हमसे गठबंधन किया, क्या असर आपको मिला? आपको आंकड़ा क्यों बोलते हैं? 10 सेकंड में सुनते हैं, महंगाई के मुद्दों पे आप नहीं बोलते, दलित के मुद्दों पे आप नहीं बोलते, राजभर साहब, आप सत्ता के लालची हैं, आप सत्ता के लालची हैं, और आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर कि वो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते। 10 सेकंड में इसका जवाब दें प्रियंका। देखिए, समाजवादी पार्टी जब इस बात को कहती है, इनको 4 बार मौका मिला था तो क्यों नहीं जाति जनगणना करा दिए?
क्यों नहीं हर थाने पर राजभर चौहान बिन केवट मल्लापाल प्रजापति आर्य रघुवंशी को हिस्सेदारी दे दिया? क्यों नहीं समाज के हर वर्गों को भागीदारी दे दिया? आज जाति जनगणना क्यों याद आ रही है? आज गरीबों को बिजली का बिल माफ करने की बात क्यों आ रही है? सब सत्ता थी तो अपनी जाति, अपने अपराधी, अपने लोग याद आ रहे थे। पिछड़े दलित आदिवासी नहीं याद आ रहे थे। अच्छा ठीक है, अनुराग शांत, प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, ओके, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग राजभर साहब, मेरा निवेदन है, अनिल राजभर, अरुण राजभर, मेरा आपसे निवेदन है, आप शांत रहिए अब। ओके प्रियंका जी, आज आपको जो आपके मतलब आपके ऑर्डिनेंस का साथ दिया है कांग्रेस ने, ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस गई है, आज ये कह सकते हैं कि आज खुश तो बहुत होंगे आप। क्या आपको लगता है कि एक बड़ी मॉरल विक्ट्री आपके लिए है ये, यानी आम आदमी पार्टी के लिए है? और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर कमेंट करा और कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करने ही पड़ते हैं। आखिरकार आपने कांग्रेस को झुका ही दिया। देखिए, मेरे को लगता है जेपी नड्डा साहब ने गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते करते हैं वो इसलिए कहा क्योंकि अजीत पवार को वो बैंक चोर बुलाते थे। 70,000 करोड़ के घोटाला उन्होंने किया था, कह रहे थे, और उसके बाद उन्होंने उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी। तो मुझे लगता है वो उसलिए कहा था। आज आपका बड़ा सवाल ये है, क्या शेर अकेले से थकेला हो गया है? आज 38 ऐसे अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जिनके बारे कोई जानता नहीं और सिर्फ 2 दल, उनमें से एक ओपी राजभर जी की पार्टी जिसमें टोटल 6 विधायक हैं, और दूसरी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आरएसएस के ऑर्गेनाइजर जो मैगजीन है उसने कर्नाटका की हार के बाद साफ साफ कहा कि मोदी जी का करिश्मा डाउन हो गया है, मोदी जी के नाम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये क्या कर रहे हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, मैंने नहीं सुना वो 38 पार्टीज कौन सी हैं, उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित ओपी राजभर जी की पार्टी है। जो ओपी राजभर जी, उनके शब्द है, मेरे नहीं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सांड है जो आलू टमाटर प्याज सब खा गए, चर गए। ये उनके शब्द हैं, उनको आज ये सम्मानित करके अपनी पार्टी में ला रहे हैं। ये ओपी राजभर जी के शब्द हैं कि प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े झूठे हैं, ये उनके शब्द हैं, और आज वो इस पार्टी में आ गए। तो ये इनकी हालत है। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि चिराग पासवान जी नेगोशिएट कर रहे हैं, 6 सीटें देनी है तो बताओ, नहीं तो आएंगे नहीं। तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा खतरा, तो आप कह रही हैं, आप ओवरऑल कह रही हैं बीजेपी का बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप देखिए ना, एनडीए की इन्होंने एक मीटिंग नहीं बुलाई आज तक। आज हमारी जब विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है तो तुरंत इनको मीटिंग याद आ गई और उसमें ऐसे दलाली। आप कह रहे हैं बीजेपी की हालत पतली है, बहुत पतली है, ये तो दिख ही रहा है। 52 लोकसभा में तो इनका 0 आया था पिछली बारी, और उसके बाद 2018 से अब तक उठाएंगे तो कांग्रेस के साथ आप लोगों के संबंध अब ठीक हो गए? देखिए, हमारे डिफरेंसेस रहेंगे, उसमें कोई डिनाइंग नहीं है, बट आज सवाल यह है कि एक ऐसी पार्टी जो लगातार संविधान को रौंद रही है। तो पंजाब में अब आप लोग साथ लड़ेंगे चुनाव? टू सून टू स्पीक, लेट्स वेट। क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, ये सारे, देखिए मैं आपको बता दूं, 428 ऐसी सीट्स हैं जहां पर अगर विपक्ष इकट्ठा हो गया तो बीजेपी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये आप जी, ओके। गौरव भाटिया, आपकी हालत पतली है, आप बहुत कमजोर विकेट पे हैं, और अब तो अलायंसेस की बात हो रही है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में एक साथ आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? फंस गए आप? देखिए, मैंने अभी बताया कि आज आम आदमी पार्टी थोड़ा घमंड में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को शांत करा। शब्दों का चयन ठीक रखिएगा, वार्निंग दे रहे हैं। 2 मिनट 40 सेकंड बोला। आज आम आदमी, अमित जी थोड़ा सा कंट्रोल करिए शाम को। सुनिए, आज थोड़ा घमंड में है अराजक अपराध पार्टी। उसकी वजह यह है कि केचुआ बना दिया कांग्रेस पार्टी को। और मैं तो केवल एक चीज कहना चाहता था, ये कांग्रेस ने देखिए ट्वीट किया था, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी, और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। आज ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बना दिया अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ने। उन्होंने कहा भैया मुझे तो आगे बढ़ना है, मनीष सिसोदिया सड़े जेल में है तो कट्टर बेईमान, तो मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। दूसरा, इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है मैं बताता हूं। अमित जी, लोकसभा में इनकी 1 सीट है और बातें ऐसे करते हैं कि शेर अब ये हो गया। अरे भारतीय राजनीति का जो है गीदड़ है अरविंद केजरीवाल। सुनिए क्यों कह रहा हूं, ये देखिए 10 सेकंड का ऑडियो क्लिप है। हमें भी एक ऑडियो क्लिप चलाना होगा फिर। तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। आवाज नहीं आ रही गौरव भाटिया उसकी।
हाँ, मैं फिर चला रहा हूँ, सुनिए। अगर आप अगस्ता वेस्टलैंड में सोनिया गांधी को बचाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता नजर आऊंगा। ठीक है, मर जाऊंगा लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई। जी, मर जाऊंगा लेकिन सोनिया गांधी को बख्शूंगा नहीं, गिरफ्तार कर लीजिए। और ये पलटू राम एक और है, अरविंद केजरीवाल, ये अरुण जेटली जी श्रद्धेय, उनको गलत आरोप लगाए थे, उसके बाद माफी मांगी, उनकी चिट्ठी हाथ में लिया हुआ हूं। और ये क्यों लिया हूं? एक लोकसभा सीट की हैसियत बिल्कुल खत्म हो जाए। भ्रष्टाचारी भाजपा और सबसे ज्यादा जो है अनर्गल बयान देने वाले अरविंद केजरीवाल, और उसके बाद यहाँ पे उनकी प्रवक्ता बोल रही हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा, अच्छा मैं अरविंद केजरीवाल से ऊपर हूँ, अच्छा अरविंद केजरीवाल को भेज देना फिर। मैं अरविंद केजरीवाल का बयान सुनाता हूँ, ये मेरा सुना रही है, वाह मुझे अच्छा लगा। ठीक है, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल का मैंने बयान सुनाया, इन्होंने मेरा सुनाया, और मुझे अच्छा लगा। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मुझे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार, क्योंकि बड़ी खबर के साथ आ रहे हैं। कल क्या बीजेपी एक सरप्राइज एलिमेंट लेकर आ रही है, ब्रेक के बाद। लबालब नजर आई। बरसाती पानी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। परेशानी इतनी हो रही है कि घर में नहीं जा सकते हम, और लोग घरों में घुसे पानी से जूझते दिखाई दिए। 6 घंटे की बारिश ने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में देखने को मिली। इस मानसून में रेवाड़ी जिले में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में गोविंद झुंझू झरने के पास कई पर्यटक चोरनई नदी में उफान के बीच फंस गए। बताया गया कि वो लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तभी नदी में बाढ़ आ गई और सभी वहां पर फंस गए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। उफनती नदी के बीच फंसे लोगों ने खुद को बचाने के लिए वहां पर बने व्यू पॉइंट की छत पर चढ़ गए। बताया गया कि वो सभी वहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तभी अचानक चोरनई नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें आए सैलाब की वजह से वो नदी पार नहीं कर पाए और बीच में ही फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस पार से उस पार रस्सी बांधे और फिर उन लोगों को चारों को साथ में ले। इसी बीच नदी का जलस्तर कम होने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने इस पार से उस पार तक रस्सी बांधकर उसी के सहारे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर की कहानी उलझती जा रही है। सीमा के विरोधाभासी बयानों पर पुलिस को अब शक होने लगा है, जिसके चलते रविवार को नोएडा पुलिस रबूपुरा में सचिन मीणा के घर गई। पुलिस ने सीमा और सचिन से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ऐसा शक है कि सीमा हैदर बरगलाने की कोशिश कर रही है। सीमा हैदर के पिछले 10 दिन में दिए गए बयानों में पुलिस को काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी के वक्त दिए गए सीमा के बयान और बाद के बयानों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी है। इस सिलसिले में पाक जांच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने के लिए ही भारत गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमा का पिता रिक्शा चलाता है और उसका भाई सरकारी नौकरी में है, जबकि उसकी 2 बहनें भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा दस्तावेज जारी किए गए, जिसमें सीमा के पूरे परिवार की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते मई में भारत पहुंची थी। साथ ही पाकिस्तान की रिपोर्ट में कुछ और चौंकाने वाले भी दावे किए गए हैं। पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया, सीमा पहली बार इस साल 10 मई को दुबई की फ्लाइट से शारजाह से कराची लौटी थी और 18 मई को अपने बच्चों के साथ हवाई यात्रा की। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर का इससे पहले हवाई यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जब सीमा का पहचान पत्र बनाया जा रहा था, उस वक्त उसकी उम्र गलत जोड़ी गई थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां बन रही एक इमारत की लिफ्ट टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई। लिफ्ट में 3 लोग सवार थे। अचानक लिफ्ट टूट गई और तीनों लोग नीचे की तरफ तेजी से आ गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सागर दमोह मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार सवार सभी लोग गड़ा कोटा की तरफ जा रहे थे, तभी दमोह की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। इधर दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हर बाढ़ पीड़ित को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया।
इस बाढ़ में जिनके दस्तावेज खराब हो गए या बह गए उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। बच्चों को ड्रेस और किताबें भी स्कूल की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया। दरअसल दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग पूरा उत्तर भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। आपदा में लोगों की मदद के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए दिल्ली समेत उत्तर भारत की बाढ़ प्रभावित दूसरे राज्यों में लगातार राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 73 टीमों को तैनात किया गया। दिल्ली में एनडीआरएफ की 17 टीमें लगाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश में 13, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं और हरियाणा में 11, पंजाब में 8 टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से एनडीआरएफ बाढ़ प्रभावित इलाकों पर बारीकी से नजर रख रही है। इधर ऋषिकेश की बात करें तो वहां भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल पूरी तरह से पानी में डूब गया। साथ ही परमार्थ की शिव मूर्ति तक पानी पहुंच गया। त्रिवेणी घाट पर 2 प्लेटफॉर्म जो हैं वो गंगा में समा गए हैं और गंगा के पानी का असर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन लोगों को घाट के किनारे न आने की लगातार सलाह दे रहा है। इसके लिए प्रशासन घोषणा करके लोगों को सतर्क कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में लगातार बारिश की वजह से गंगा नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है, जिससे कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कासगंज के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरे इलाके का दौरा किया और एहतियात के तौर पर बचाव दल को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कासगंज में गंगा नदी की सीमा करीब 75 किलोमीटर तक है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कासगंज में भी गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जिले में गंगा किनारे वाले गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। नरौरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने चिंता और बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर भी बाढ़ से बेहाल है। गांव से लेकर शहर तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। मुजफ्फरनगर में सोनाली, हिंडन और काली नदियों ने शहर और गांव में कहर बरपाया हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई एकड़ फसल बाढ़ में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन ने 6 राहत कैंप बनाए, जिसमें बाढ़ प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया गया। इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। संजीव बालियान बाढ़ प्रभावित के बीच पहुंचे और कपड़े उतारकर बाढ़ के पानी में उतर गए। गांव वालों के साथ पानी में होते हुए मंत्री खेतों तक पहुंचे और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। किसानों की कई एकड़ फसल बाढ़ में पूरी तरह से चौपट हो गई। संजीव बालियान ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। बूंदी में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बूंदी के कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव हो गया, जबकि कुछ जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। खजूरी मार्ग पर बने पुल पर पानी आने से आवाजाही बंद हो गई और तमाम लोग फंस गए। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। अभी भी वहां लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से चिनाब नदी अपने पूरे शबाब पर बहती दिखी और उठकी कटान ने वहां पर रहने वाले लोगों की नींद गायब कर दी। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान कर रही है, जिससे अखनूर के कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर खतरा मंडराने लगा और उन्हें अपना घर डूबने का डर सताने लगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों को निकालना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी उफनाई हुई है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उफनाती नदी के बीच एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लगने के लिए पुलिस के साथ ही सेना की मदद भी लेनी पड़ी और सेना के जवानों ने पुलवामा के उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जहां पर उफनाती नदी के बीच वो लड़का फंसा दिखाई दिया। वो लड़का अचानक नाले में बेहिसाब पानी आने की वजह से वहां फंस गया था और तेज बहाव से खुद को बचाने के लिए उसने पेड़ की कुछ टहनियों को पकड़ रखा था। सेना के जवानों ने उस लड़के को बचाने के लिए वहां पर एक खुदाई करने वाली मशीन मंगाई और उफनती नदी के ऊपर से उसके अगले हिस्से को उस लड़के तक पहुंचाने की कोशिश की और उसे बचा लिया गया। उधर जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी और साथ ही कई लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बाढ़ की चपेट में आने से कई जानवर भी उसमें बह गए, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें गाय बाढ़ के बीच में फंस गई और उसके चारों तरफ सैलाब बहता दिखा। बताया गया वहां पर बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए और नदी नालों में सैलाब आ गया और वहां रहने वाले लोगों के जानवर भी उस सैलाब की चपेट में आ गए। सामने एक वीडियो में वो गाय नाले में अचानक पानी आने की वजह से वहां फंस गई। अचानक बारिश आ गई, जिसकी वजह से जो रोमशी नाला है इसमें काफी ज्यादा पानी आ गया है। नाले के अचानक उपनाने से कई गाँव का मुख्यालय से संपर्क कट गया। सेना के जवानों ने वहां के लोगों से नदी और नालों से दूर रहने को कहा और उस नाले पर बने एक बांध के दोनों गेट खोल दिए गए।
उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन इलाकों को देखा जहां पर आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और लोगों के घर उस बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। बिलासपुर में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अनुराग ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के लिए की जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने नेशनल हाईवे को भी नहीं बख्शा। भारी बारिश की वजह से मनाली में NH3 क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे 3 को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई। मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते दिन हुई भारी बारिश की वजह से व्यास नदी की बाढ़ की चपेट में आने से कई मकान और होटलों को नुकसान पहुंचा और नेशनल हाईवे 3 का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने से बह गया, जिससे वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। एनडीए में एक और घटक दल की एंट्री हुई है। चिराग पासवान औपचारिक रूप से अब एक बार फिर एनडीए का पार्ट बन गए हैं। एनडीए की बैठक से पहले ये इस समय की बड़ी खबर है। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन दूसरी बड़ी खबर भी एनडीए के खेमे से आ रही है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके जानकारी दी है चिराग पासवान की शामिल होने की। उन्होंने कल लिखा है चिराग पासवान का स्वागत है। लेकिन एक और बड़ी खबर है, साउथ से यानी साउथ इंडिया से एक बड़ा दल कल एनडीए से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, वो बीजेपी के साथ जुड़ सकता है और ये नया साथी होगा। ये बिल्कुल नया साथी होगा, साउथ से मिल सकता है एक बड़े दल का साथ। ये इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है और इस समय की ये बड़ी खबर है। लेकिन सस्पेंस बरकरार है, शरद पवार कल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। हालांकि जानकारी ऑफिशियली यही आ रही है कि जाने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन क्या वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे उस पर है। लेकिन साउथ से एक एनडीए के साथ एक बड़ा दल जुड़ सकता है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ अरुण राजभर है, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा है, अनुराग भदौरिया है, आम आदमी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ है। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आलोक शर्मा, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है और साउथ में एक और एडिशन हो सकता है। 40 सेकंड, योर फर्स्ट टेक ऑन दिस। देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जो कहते थे एक अकेला सब पर भारी, वो जहां पर साउथ इंडिया में बिल्कुल एब्सेंट है, वहां पर भी उनको लोग ढूंढने पड़ रहे हैं। छाती पीट कर संसद से लेकर और तमाम लोगों तो बीजेपी के लोग भी कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी। जहां तक गठबंधन की बात है, अगर बीजेपी का इतिहास देखें तो इन्होंने सबके साथ ही तो सरकारें बनाई हैं। आप देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 साल तक ये लोग गलियाते रहे और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बाप बेटे दोनों केंद्र में मंत्री। एनसीपी को कहा गया कि सबसे भ्रष्टाचारी लोग हैं और उसके बाद सरकार में शामिल हो गए। तो आप देखिए, जिस तरह से पीडीपी को कोस पानी पी पी कर कोसा और फिर पीडीपी के साथ सरकार बनाई। आप कहीं से कहीं तक चले जाइए, बीजेपी ने जेडीयू हो, शिवसेना हो, अकाली हो, कोई दल नहीं छोड़ा जिसके साथ सरकार नहीं बनाई है। ममता जी भी इनके साथ रही। आज ममता जी बहुत बुरी हैं, ममता जी खराब हैं, आज ये हैं, आज वो हैं। मैं वही कह रहा हूं, मुझे लगता है कि आज इस गठबंधन में कौन क्या होगा, तो सबने अभी मैं तो रीसेंट का एग्जांपल बताता हूं, मैं एक रीसेंट का एग्जांपल बताता हूं। आम आदमी पार्टी के लिए आपके नेता कहते थे रास्ता नापो, आपको आना है आओ, नहीं आना मत आओ, लेकिन फाइनली कांग्रेस ने सरेंडर करा। क्या आपको लगता नहीं है कि यह भी एक तरह का एक बड़ा मैसेज है? आम आदमी पार्टी की जो प्रेशर टैक्टिक्स थी, दैट हैज वर्कड ऑन कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस दबाव में आई है, नहीं तो आम आदमी पार्टी नहीं आ रही थी, ये सबके सामने ही थी बात। आपने अमीश जी अभी तो सरेंडर शब्द इस्तेमाल हुआ है, और भी शब्द इस्तेमाल होंगे, लेकिन हम आपके शब्दों के उकसावे में नहीं आएंगे। मैंने कहा वो बिल संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर फैसला लिया है। मतभेद भी रहे होंगे, मनभेद भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने जो फैसला लिया है वो संविधान की हित की रक्षा करते हुए वो फैसला लिया है। लेकिन बीजेपी बताए ना, जिनको 4 दिन पहले मोदी कहते थे 71,000 करोड़ का घोटाला करने वाले लोग हैं ये, उसको महाराष्ट्र की कुंजी दे दी, खजाने की कुंजी दे दी और प्लानिंग उनको दे दी। ठीक है, आपने बोला आपने संविधान की रक्षा के लिए आपने आलोक शर्मा, एक सेकंड गौरव भाटिया 10 सेकंड, आपने आलोक शर्मा जी बोला कि आपने संविधान की रक्षा के लिए यह फैसला किया है, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं और नेताओं की रक्षा दिल्ली और पंजाब में कौन करेगा?
आप मुझे बताइए, अजय माकन क्या कह रहे थे, संदीप दीक्षित क्या कह रहे थे, आपके प्रवक्ता ऑफिशियली क्या कह रहे थे, राधिका खेड़ा हो, अलका लांबा हो, आप हो खुद, क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोगों की रक्षा कौन करेगा? पंजाब के नेताओं की रक्षा कौन करेगा? पंजाब की यूनिट, हमारे पास जानकारी है, पंजाब और दिल्ली की यूनिट कह रही है कि इससे बड़ा सरेंडर कुछ नहीं हो सकता। अब हम किस मुंह से लड़ेंगे जनता के बीच में जाकर? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने इतने एग्जाम्पल दिए। बीजेपी ने किस किस के साथ गठबंधन किया? बीजेपी ने तो सत्ता के लिए कम्युनिस्टों के साथ भी गठबंधन किया। बीजेपी को ठीक लगा होगा तभी किया होगा। आज अगर हमने गठबंधन की बात आगे बढ़ाई है तो आज देश के सामने अगर ज्यादा बड़ी विकट परिस्थिति है तो सोच समझकर बढ़ाई होगी। अब मैं वापस आता हूं पंजाब और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए। हमें आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता को न पहले डर था न आज डर है। अगर डरता है कोई तो बीजेपी डरती है, जो सत्ता लोलुपता के चक्कर में जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताती है उनके साथ, सत्ता के साथ गठबंधन करती है। तो अब आप आलोक भाई, आलोक शर्मा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? इसका फैसला न्यायालय करेगा, मैं नहीं कर सकता। आपकी राय क्या है? न्यायालय में मैटर है, जरूर करेगा। एक मिनट, आप तो कहते थे भ्रष्टाचार हुआ है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपके कई सीनियर नेताओं ने बोला, अजय माकन से लेकर कई लोगों ने। अमीश जी, एक मिनट, अमीश जी बोला तो पूरी बीजेपी ने यह था कि 1,76,000 करोड़ का गबन हुआ, और फिर सीबीआई के जज ने यह कहा कि यहां पर मुझे कोई सबूत नहीं मिला, मैं 1 साल से बैठा हूं। क्या यह सच नहीं था? हाँ या ना? आपको लगा दामाश्री पुस्तक निकली थी, उसका क्या हुआ? नहीं है कि कांग्रेस, एक मिनट भाई, एक मिनट, आलोक जी, क्या आपको लग नहीं रहा कांग्रेस को दबाया जा रहा है? कांग्रेस को दबाया जा रहा है, कांग्रेस को समझौता करना पड़ रहा है हर किसी के साथ। आपको आम आदमी पार्टी भी दबा रही है, बिहार में आरजेडी आपको लगातार दबा रही है। कांग्रेस पार्टी न दबने वाली है, कांग्रेस पार्टी सम्मान के साथ समझौता करने वाली है। यही कारण है कि यूपीए में तमाम घटक दल जो उस समय थे वो आज भी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। ठीक है, और हमारा गौरव भाटिया, हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहीं पर झुकेंगे तो देश हित में झुकेंगे, डर से नहीं झुकेंगे। देश हित में झुक रही है कांग्रेस पार्टी, आप देश हित के साथ नहीं है। हाँ, ये देश हित में तो झुक रही है, लेकिन हो सकता है इटली के देश हित में झुक रही हो, क्योंकि इनके जो कांग्रेस इकाई दिल्ली की है, हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है कि नहीं? सीएम केजरीवाल, ये बताइए जरा, करा लीजिए, बीच में नहीं बोला भाई। हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है कि नहीं, इसका उत्तर दे दीजिए मुझे। अरे ये गिलास फेंक देते हैं, तराजू में ना इनको दिखाइए, गिलास फेंक देते हैं। अरे भाई, आपने अमीश जी हमसे सवाल पूछा को मारने लगेंगे कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं। हम पूछना चाहते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है कि नहीं? जवाब देंगे ना गौरव भाटिया? देंगे। आपने सवाल पूछा, गौरव भाटिया जवाब देंगे। ठीक है, एक एक करके गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया, हाँ, देखिए, मैं दिखा रहा था कि ये कांग्रेस की दिल्ली इकाई कह रही थी सीएम केजरीवाल को भी जेल में होना चाहिए। अब भैया की याददाश्त चली गई, ये बात अलग है, लेकिन आपको मालूम है ये यूपीए का नामकरण हो रहा है, बता रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है ये यूनिवर्सली फुसफुस अलायंस है। फुसफुस हवा नहीं है, जैसे राहुल गांधी नहीं लॉन्च होते वैसे यूपीए लॉन्च नहीं होती है। और यूनाइटेड वी स्टैंड का नारा दे रहे थे। अरे कहो ये यूनाइटेड वी क्रॉल, डिवाइडेड वी फॉल। और क्यों मैं कहता हूं, मैं बताता हूं आपको। अरे यूपी में अखिलेश बोले यूपी छोड़ दो, राहुल भैया छोड़ देंगे। बिहार में लालू बोले बिहार छोड़ दो, छोड़ देंगे राहुल गांधी। ममता बोले पश्चिम बंगाल छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली पंजाब छोड़ दो, और जनता बोले राहुल गांधी राजनीति छोड़ दो। यही हश्र है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन गौरव भाटिया, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अपनी ठसक तो दिखाई, कांग्रेस को तो झुका दिया ना, कांग्रेस को तो झुका दिया, ठसक तो दिखाई। तो आपको तो अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, जीत तो विपक्षी रहा है, फिर क्या करिएगा? प्रियंका कक्कड़ ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इसमें आपको लगता नहीं है, बता रहा हूं जिसके अगेंस्ट कांग्रेस की समूची लीडरशिप थी उनके प्रदेश की, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने बोला आप नहीं मानोगे तो हम नहीं आएंगे। तो ठसक ही तो थी फिर ये।
अब सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, मैं तो सुना आपको। प्रियंका उत्तर भी देना नेचुरली धोखेबाज अलायंस जवाब। अरे मैं तो भैया अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, एक सेकंड। प्रियंका कक्कड़ 30 सेकंड बोले, फिर आप गौरव भाटिया बोलिएगा। प्रियंका कक्कड़, देखिए मुद्दा आज ये है, मैं दोबारा रिपीट कर विंडो दिखाइए प्रियंका और गौरव भाटिया कि शेर अकेला नहीं है, शेर रहा ही नहीं है, शेर का करिश्मा डाउन हो गया है, आरएसएस का ऑर्गेनाइजर ऐसा कह रहा है, शेर अकेला अपने दम पर जीत नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी वाले जो कहते थे शेर क्लेम करते थे वो नहीं है। नहीं है, तो विपक्ष क्या है? देखिए नेचुरली धोखेबाज अलायंस, विपक्ष क्या है फिर? जो विपक्ष का 28 दलों का गठबंधन है, नेचुरली धोखेबाज अलायंस जो लेके आ रही है सबको, और उसमें प्रचार सिर्फ ओपी राजभर जी और चिराग पासवान जी का कर पा रही है, ऐसी पतली हालत में है वो। अब आप मुझे बता रहे हैं कि साउथ में भी वो ढूंढ रही है। मुझे लगता है ये 173 में से 173 जगह जहां नेचुरली धोखेबाज बीजेपी पिछली बार लड़ी थी और हर जगह सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए थे, जीरो अंडा आया था, मुझे लगता है ये वहां के नेता की बात कर रहे हो। आप कह रहे जीरो अंडा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए थे। गौरव भाटिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो गए थे, अंडा नहीं आया, अंडे से भी नीचे था। सॉरी, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे गौरव भाटिया राय आपकी जवाब, देन राजभर जी एंड अनुराग भदौरिया जी। अंडे की बात ना करें, क्योंकि दिल्ली की 2 बार लोकसभा के जो चुनाव हुए, 7 में 2 बार अंडे ही लाए हैं ये, और कर्नाटका उड़ उड़ के गए थे, वहां पे नोटा से कम वोट आए, जमानत जब्त हो गई। गुजरात में अरविंद केजरीवाल बोले मैं लिख के कागज में देता हूं, सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होने वाली पार्टी है हिस्ट्री में। मैं देखिए देश की हिस्ट्री में भाजपा की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हुए। आप अपना कंघी करके बाल ठीक कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है भाई? जनता देख रही है, मैं कह रहा हूँ शांत कराइए, वो बोल रही है हर बार बीच। ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलते रहते हैं ये कैसे बने एडवोकेट? बोलिए। एक लोकसभा सीट की हैसियत है इनकी, एक लोकसभा सीट की, और ये गीता पार्टी की प्रवक्ता भी गीदड़ी है मेरे ख्याल से। आप कहाँ थे 10 साल में? भाजपा कहाँ थी? अपना हिस्ट्री देखिए। अच्छा, एक एक करके 30 सेकंड वो बोले, फिर 30 सेकंड आप बोले। गौरव भाटिया 30 सेकंड। धन्यवाद। देखिए, मैं केवल इनको यह बताना चाहता हूं, अंडे की बात इसलिए ना किया करें क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इनके 2 बार अंडे आए। हमने देखा कर्नाटका में नोटा से कम वोट आए, गुजरात में तो अरविंद केजरीवाल कागज पे लिख के आए थे कि मेरी सीटें बहुमत से ज्यादा हैं, वहां नहीं आई। और मैं केवल इतना कहूंगा, ये सारे अंडे मिल भी जाएं तो बनेगा क्या? शून्य। इनके पास कोई विचारधारा की ताकत नहीं है। ठीक है, ये लोग वो है जिनके पास ना रीढ़ की हड्डी है ना विचारधारा। और अभी एक बात पे और कर दूं, 2000 गौरव यू मेड योर 30 सेकंड। मेरा टाइम लिमिट है। मेरा मानना है कि गौरव भाटिया जी के पास रीढ़ की हड्डी 2016 या 17 तक थी, जब वो साफ बताते थे कि आरएसएस दंगे करवाती है, वीएचपी दंगे करवाती है। बताओ ना, आइडियोलॉजी पलट गई, इनकी आइडियोलॉजी पलट गई क्योंकि सत्ता लोभ है इन पार्टी को। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी है पोस्ट मिल जाए, पद मिल जाए। ये है भाजपाइयों की आइडियोलॉजी। सबसे बड़ा बेईमान कौन है? अरविंद केजरीवाल। जी। ओपी राजभर जी के हिसाब से नरेंद्र मोदी हैं। ओपी राजभर जी के हिसाब से नरेंद्र मोदी हैं। ओके। अनुराग भदौरिया आपके अलायंस पार्टनर का बयान है। अनुराग भदौरिया, गठबंधन का मौसम आया है, लेकिन आपके लिए खबर खराब लाया है। आपके लिए खबर खराब लाया है क्योंकि ना राजभर जी रहे ना दारा सिंह चौहान रहे आपके साथ। देखिए आपका शीर्षक बहुत बढ़िया था, और जैसे ही आपका शीर्षक मैंने सुना तो मैंने पेन हाथ में होता है तुरंत 2 लाइन मैंने लिख दी कि आया मौसम विपक्ष के गठबंधन का, दल मिले हैं, दिल मिले हैं, जनता के जीत का अरमां खिले हैं, सभी विपक्षियों के अभिनंदन का आया मौसम गठबंधन का। अब भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए, टॉर्च लेके घूम रहे हैं भैया, गली गली मिल जाओ। अरे चिराग पासवान मिल गए, आओ भैया आओ, तुम्हारी झोपड़ी तो हमने खत्म ही कर दी थी, उसमें तो आग वाग लग गई थी, गायब होगी झोपड़ी, आओ दोबारा से आपकी झोपड़ी सजाएंगे, आओ हमारे पास आओ। फिर खोज रहे हैं, अभी लगे अकाली दल पे भी टॉर्च मार रहे हैं, आओ आप किसी तरह से आप भी आओ। चूंकि जब आदमी कमजोर होता है ना, जब उससे लगता है वो हारने लगा है, परेशान होता है, तो साथियों को खोजता है। तब इसके पहले कभी एनडीए की मीटिंग नहीं हुई, अब विपक्ष की मीटिंग को, विपक्ष की एकता की मीटिंग देख के एनडीए की मीटिंग हो रही है। अब लगे टॉर्च घूमने, क्योंकि हार का डर सता रहा है, इसीलिए सबको एक साथ लेके चलना है। कमाल की बात है। अरे जो लोगों को के साथ रहना है वो सत्ता के साथ रहेंगे,
हम सत्ता में आ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। सत्ता में रहने वाले लोग किसी के नहीं होते, वो ढुलमुल होते हैं, वो सत्ता के साथ परेशान नहीं हो। आपके साथ राजभर जी एक भी नहीं आ रहा है, आपके साथ सत्ता की लड़ाई और अनुराग जी एक के खाते से जाकर दूसरे के खाते में जा रहे हैं। अच्छा एक सेकंड राजभर भाई आपके साथ नहीं आ रहे। एक सेकंड अरुण राजभर शराफत से अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं। अनुराग गुदरिया, अरुण राजभर आपको कौन सी टॉर्च से खोजा गया था, जैसा समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हैं? आपको कौन सी टॉर्च से खोजा गया? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अब समाप्तवादी पार्टी की तरफ जा रही है। वो बहुत कुछ बोलेंगे, जनता उनको नोटिस में नहीं ले रही है। विपक्षी एकता जैसे बन रही है, जिनमें 500 वोट दिलाने की क्षमता नहीं है उसको भी अपने गठबंधन में शामिल कर रहे हैं। जिनके एक विधायक जिताने की हैसियत नहीं है वो भी उस गठबंधन में शामिल है। और ये चल रहा है 80 लोकसभा सीट को हराने के लिए उत्तर प्रदेश। दिल्ली का सफर उत्तर प्रदेश से तय होगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ कोई नहीं बचा है। सारे पिछड़े, दलित, कमजोर सब साथ छोड़ चुके हैं। अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब से एनडीए में चले गए हैं तब से समाजवादी पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि उसको अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा। राजभर साहब आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो इतनी महान है जिसके साथ चले जाएगी सरकार बन जाएगी। आप अखिलेश जी के साथ गए, सरकार उनकी कहां बनी सरकार? देखिए गाजीपुर में 7 सीट जितवाए थे, आजमगढ़ में 10 सीट जितवाए थे, तो फिर क्या कारण हुआ? में सभी सीट जीते। तो फिर क्या कारण हुआ? हमने 25 जिलों में, लेकिन पश्चिम में जिसके साथ गठबंधन किए सब सीट हरवा दिए। जिससे इन्होंने दूसरे लोगों से गठबंधन किया वोटर नहीं दिला पाया। जिसके पास ट्रांसफर कराने की क्षमता ही नहीं है, जिसके पास वोटी बैलेंस नहीं है, और वो बड़ी बात करेगा। टॉर्च से खोजा बीजेपी ने, 10 सेकंड ले रहा हूं मैं, आपको टॉर्च से खोदा है बीजेपी ने, टॉर्च से खोजा है? नहीं, हमें टॉर्च से नहीं खोजा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो देश के आपको टॉर्च से खोजा। अनुराग गुदरिया योजनाएं चल रही है, उससे हमारे समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, देखिए आप टॉर्च कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो आपकी फिलहाल बैटरी से निकल गए। 10 सेकंड। देखिए इनके पास है ही नहीं कुछ, ये बैटरी नहीं इनके पास जीतने की जनता की ताकत ही नहीं है। जीतने के लिए जुगाड़ बनाते हैं, कहीं जीत जाए, कहीं जुगाड़ बन जाए। ये सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं, ये ना जनता की बात करते हैं, बहुत शुक्रिया की बात करें। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में व्यूअर्स लेके जाना चाहता हूं। ये बात है 20 साल पुरानी, आज 20 साल पुरानी कहानी में लेके आया हूं आपके लिए। साल 2003 याद करिए, नोएडा में रहने वाली निशा शर्मा को याद करिए, उसकी शादी को याद करिए। दिल्ली निवासी मुनीश दलाल के साथ तय हुई थी इनकी शादी। दोनों परिवारों के बीच तय हुआ था कि शादी 11 मार्च को 2003 को नोएडा में होगी, लेकिन बारात पहुंची तो पूरा सीन बदल चुका था। निशा के परिवार ने गंभीर आरोप लगाया कि मुनीश के परिवार ने 12 लाख रुपए और गाड़ी की डिमांड रख डाली है। इसके बाद निशा ने शादी से इंकार कर दिया। मुनीश के परिवार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी गई। पुलिस ने अगले ही दिन मुनीश दलाल को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, 15 मार्च 2003 को मुनीश की बुजुर्ग मां को भी अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मुनीश ने 2 महीने जेल में बिताए, जबकि मुनीश की मां, जो कि 31 मई 2003 को रिटायर होने वाली थी, उनकी नौकरी चली गई, जिसकी वजह से उन्हें सालों तक अपने पीएफ और ग्रेजुटी के लिए भटकना पड़ा। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आने वालों के लिए तकलीफ बहुत बड़ी थी। आखिरकार करीब 9 साल बाद कोर्ट ने मुनीश को दहेज के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन इस दौरान मुनीश के परिवार ने अपने घर से 75 किलोमीटर दूर 320 बार अदालत में पेश होना पड़ा, जबकि निशा का परिवार केवल 10 बार कोर्ट में पेश हुआ। 11 मार्च 2003 के बाद मुनीश का परिवार समाज की नजरों में विलेन बन चुका था और निशा शर्मा एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। लोग निशा को आयरन लेडी बताने लगे थे। ये खबरों की कटिंग्स आप देख रहे हैं। हर दिन अखबारों में निशा के कसीदे छापे जाते थे। निशा दहेज विरोधी मुहिम की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी। वक्त लगा, लेकिन सच सबके सामने आ ही गया और 2012 में कोर्ट ने मुनीश को बाइज्जत बरी कर दिया। इस केस में यह समझ आया कि जो कानून महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बने हैं, उनका किस हद तक दुरुपयोग होता है, यह निशा शर्मा का केस बताता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। लेकिन समय का चक्र देखिए, 2003 में जिस निशा शर्मा ने मुनीश के परिवार को दहेज के आरोपों और अदालतों के चक्रव्यूह में फंसाया था, 10 साल बाद करम ने उनको खुद सीमा के घर पर दस्तक दे दी। दरअसल जनवरी 2013 में निशा शर्मा की भाभी
मनीषा ने निशा को उसके भाई ज्ञानेश्वर शर्मा के खिलाफ दहेज का केस दर्ज करा दिया और निशा की भाभी ने भी अपने ससुराल वालों पर 12 लाख रुपए दहेज की मांग का आरोप लगाया। और फिर वो हुआ जो 10 साल पहले मुनीश दलाल के साथ हुआ था, यानी दहेज मांगने के आरोप में निशा शर्मा के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यूअर्स, अब बात पुरानी है लेकिन बड़ी रेलेवेंट है, आपको मैं बता देता हूं। आज भी है, इस पूरी कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहला ये कि कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए है, और दूसरा ये झूठ के पांव नहीं होते। आज मुनीश को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और कानून कहता है कि हम निशा को कोई सजा नहीं दे सकते। सोचिए उस समय क्या हुआ होगा। नमस्कार, फिलहाल आर पार में इतना ही।